Hello, students. Welcome back to your own channel, Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. आज हम वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे ही बॉडी में हर वक्त हो रहा होता है। हम जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वो प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा होगा और हमारे बॉडी का हर एक सेल सिर्फ यही चिल्ला के कह रहा होगा, तू मुझे पढ़ रहा है, तू मुझे पढ़ रहा है। तो आज हम वही चीज पढ़ने वाले हैं जो सेल हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस करते हैं और उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन। ये जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, इजी तो है लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर नीट हो, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस बने। ये जो सेल डिवीजन है हमारे बॉडी में हर वक्त क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है कि सेल डिवीजन होता रहे हमारे बॉडी में। तो सेल डिवीजन होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हम सभी ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स का फॉर्मेशन सेल डिवीजन के वजह से ही हुआ है। इनफैक्ट इस पूरे अर्थ पे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल थियरी जो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, उसमें भी यही बताया गया था कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब सेल का डिवीजन तो होना है। अब सेल डिवीजन इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे कई सारे सेल इंजर्ड होते हैं। मतलब अगर हमारे सेल में इंजरी हुई, इंजरी, तो ऑब्वियसली हमारा सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अभी सेल जब डैमेज होगा तो सेल को बनाना भी पड़ेगा, न्यू सेल फॉर्मेशन भी जरूरी है। तो वो न्यू सेल फॉर्मेशन किसके वजह से होगा, वो होगा सेल डिवीजन के। जब भी हमारे बॉडी में सेल्स की इंजरी होती है या सेल इंजर्ड हो जाते हैं अपने लाइफ स्पैन के पहले, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इंजरी को हम कहते हैं नेक्रोसिस। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। तो अगर हमारा सेल इंजर्ड हुआ है, मतलब क्या हुआ है, सेल का नेक्रोसिस। लेकिन अगर हमारा सेल अपनी पूरी लाइफ स्पैन कंप्लीट करके वो खत्म होना चाह रहा है, तो उसे हम नेक्रोसिस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ स्पैन खत्म करके, अपने सारे फंक्शंस खत्म करके वो ऑलमोस्ट रिटायर होने जा रहा है। अब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोप्टोसिस। ये बेसिक डिफरेंस हमें याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं। अगर हमारा सेल इंजर होके डैमेज हो रहा है तो उसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस। लेकिन अगर हमारा कोई भी सेल अपना पूरा लाइफ स्पैन खत्म करके, सारे फंक्शंस खत्म करके अपनी जिंदगी खत्म करना चाह रहा है, रिटायर होना चाह रहा है, उस तरीके से अगर प्लान्ड डेथ होगा तो उस प्लान्ड डेथ को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। तो व्हाट इज एपोप्टोसिस? इट इज अ प्लान्ड डेथ। ये थोड़ा सा याद रखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना अच्छा है कि एक बार आपने समझना स्टार्ट किया फिर तो आप इस टॉपिक के एकदम मास्टर बन जाएंगे और इस टॉपिक के ऊपर कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन या कोई भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे। और ये टॉपिक आपको जानना जरूरी है क्योंकि हर वक्त ये हमारे बॉडी में हो रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सेल डिवीजन एक्चुअली कितने तरीके का होता है। तो वो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कितने तरीके का होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। सेल डिवीजन के टाइप्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ जो सबसे पहला टाइप का सेल डिवीजन होता है, लेट अस ट्राई टू सी, उसे हम कहते हैं अ माइटोसिस। आपने शायद आज तक
दो टाइप के सेल डिविजन्स समझे होंगे। कौन सा? आपने शायद माइटोसिस या फिर आपने शायद मियोसिस देखा है। लेकिन एक्चुअली में सेल डिवीजन तीन तरीके के होते हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले वाला अमाइटोसिस। शॉर्ट में समझते हैं, अमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? अमाइटोसिस का मतलब होता है अनइक्वल सेल डिवीजन। तो अमाइटोसिस में क्या होने वाला है? सेल तो डिवाइड होगा लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं होगा। मतलब जब दो डॉटर सेल बनेंगे तो वो दोनों डॉटर सेल को जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है पेरेंट सेल को, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। उसे हम कहते हैं अमाइटोटिक सेल डिवीजन। सेकेंड टाइप का सेल डिवीजन कौन सा होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड टाइप का सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, या फिर हम इसे कहेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन। अब इस माइटोसिस में क्या होता है? तो याद रखिए, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें सभी चीजें अच्छी तरीके से इक्वली डिवाइड होंगी। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो इक्वेशनल सेल डिवीजन हम इसे कहने वाले हैं। और थर्ड टाइप का जो सेल डिवीजन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जो थर्ड टाइप का सेल डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से है, हम इसे कहेंगे मियोसिस। मियोसिस या फिर मियोटिक सेल डिवीजन। और अब जो ये मियोटिक सेल डिवीजन है इसमें क्या होने वाला है? तो इसमें होने वाला है क्या? रिडक्शनल रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ये आपको याद रखना। माइटोसिस में सारी चीजें अनइक्वली डिवाइड होंगी, माइटोसिस में सारी चीजें इक्वली डिवाइड होंगी, एंड मियोसिस में रिडक्शन होगा। अब ये रिडक्शन क्या होने वाला है, इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, एंड अनइक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो चलिए बहुत ही जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब जो बेसिक चीज हमें समझनी है वो ये है कि यूजुअली एक बार जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल्स बनाएगा? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक पेरेंट सेल जब डिवीजन करेगा तो यूजुअली वो कितना सेल बनाएगा? दो, यूजुअली टू डॉटर सेल बनाएगा। तो जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो यूजुअली दो डॉटर सेल बनाएगा। ये कौन से टाइप ऑफ सेल डिवीजन में होता है? तो ये बेसिकली माइटोसिस में भी हो सकता है एंड मियोसिस में तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इन माइटोसिस एज वेल एज इन अमाइटोसिस, टू डॉटर सेल्स कैन बी फॉर्म। लेकिन ये सीन मियोटिक सेल डिवीजन में ऐसा नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाएगा तो वो कौन सा टाइप का सेल डिवीजन हो सकता है? तो वो हो सकता है क्या? माइटोसिस एंड इवन व्हाट? अ माइटोसिस। तो माइटोसिस एंड अमाइटोसिस, इन दोनों में दो डॉटर सेल बने। अब देखते हैं कि मियोसिस में यूजुअली कितने डॉटर सेल बनेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मियोसिस बहुत ही स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन। तो जब एक पेरेंट सेल मियोसिस करेगा तो यूजुअली कितने सेल्स बनने चाहिए? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जब एक पेरेंट सेल मियोसिस करेगा तो यूजुअली चार सेल्स बनने चाहिए।
लेकिन वो सेल्स होते हैं गैमीट सेल्स, ये हमें याद रखना है। तो व्हेन वन पेरेंट सेल अंडरगोज द meiotic डिवीजन, इट यूजुअली फॉर्म्स 4 गैमीट सेल। अब जब ये टॉपिक, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 12th स्टैंडर्ड में जब एक आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टडी करेंगे, तो वहां पर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि अगर यही मियोसिस अगर किसी फीमेल में हो रहा है, तो फीमेल में होते वक्त मियोसिस वन पेरेंट सेल 4 गैमेट सेल्स नहीं बनाता, सिर्फ कितना बनाएगा, 1 गैमीट सेल, सिर्फ 1 गैमीट सेल बनाएगा। लेकिन यही मियोसिस जब किसी मेल बॉडी में हो रहा होगा, जब किसी मेल बॉडी में हो रहा होगा, तो ये वहां पर 4 मेल गैमीट सेल्स बनाएगा, मेल गैमीट सेल्स। अब ये एक्सेप्शन आपको 12th स्टैंडर्ड के ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन जनरली जब हम सेल डिवीजन चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या याद रखना है, तो हमें बाय डिफॉल्ट ये चीज याद रखनी है कि मियोसिस जब होगा तो यूजुअली कितने गैमेट सेल्स बनेंगे, तो 4 गैमेट सेल्स बनेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, बहुत ही स्पेशल है ये चीज। अब ये चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, तो ह्यूमन को हम एनिमल में ही इंक्लूड करेंगे। तो मियोसिस में 4 गैमेट सेल्स यूजुअली बनने चाहिए। नाउ ये जो पूरा का पूरा सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन ये बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है। सेल डिवीजन का प्रोसेस सीक्वेंशियल है। सेल डिवीजन इज विच प्रोसेस? सेल डिवीजन इज सीक्वेंशियल। सेल डिवीजन सीक्वेंशियल है, इसका मतलब क्या? मतलब सेल डिवीजन स्टेप वाइज होने वाला, और वो स्टेप एकदम अच्छी तरीके से डिटरमाइंड है। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं होगा, सीक्वेंशियल है, स्टेप वाइज होगा। अगर कोई भी स्टेप नहीं हुआ तो उसके आगे का स्टेप भी नहीं होगा। तो सेल डिवीजन इज सीक्वेंशियल का मतलब क्या? सेल डिवीजन इज स्टेप वाइज। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? सेल डिवीजन में कितने स्टेप्स हैं? तो सेल डिवीजन यूजुअली 2 स्टेप्स में होने वाले हैं। सेल डिवीजन में सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन जब भी होगा तो 2 मेजर स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा वाला है साइटोकाइनेसिस। इन दोनों वर्ड्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कई सारे स्टूडेंट्स को, वो ये है, सर वो जो टर्म्स है ना समझ में नहीं आते, क्या करें। कई बच्चे तो इसके वजह से बायोलॉजी नहीं लेते। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारे टर्मिनोलॉजीज का बहुत ही इजी मीनिंग होता है। एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझ के रखिए, जब भी कोई वर्ड टफ लगे खास करके बायोलॉजी में, तो आप क्या करेंगे, उस टर्म को तोड़ के समझने की कोशिश की। मुद्दे की बात यह है कि बायोलॉजी में ऐसे भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैं आपको एकदम रियलिटी बता दूं, साइंस की फील्ड में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, साइंस का जो लिटरेचर है जो लिखा जाता है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में, विच इज अ डेड लैंग्वेज। अब ये डेड लैंग्वेज ही क्यों यूज किया जाता है? जो लैंग्वेज डेड है वो ऑब्वियसली यूज नहीं की जा रही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि हम इंग्लिश यूज करते हैं, मराठी यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और आजकल हम व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा चैटिंग कर लेते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा, हम व्हाट्सएप में फुल सेंटेंस लिखते ही नहीं है। TTYL, टॉक टू यू लेटर,
ऐसे कुछ एब्रिवेशंस यूज कर रहे हैं, और हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ग्रामेटिकली कई बार करेक्ट भी नहीं होते। जो चीज यूज में रहेगी, खास करके जो लैंग्वेज यूज में रहेगी, उसमें कई सारे चेंजेस आएंगे। हर 10-20 साल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। तो ऐसे क्या होगा, हमें पूरा साइंस फिर से लिखना होगा, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए साइंस को ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। एंड सिंस हमने आज तक कभी ग्रीक लैटिन लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं है, हमारे लिए वो एक एलियन वर्ड्स हैं, हमारे लिए वो एलियन लैंग्वेज है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस हमने लिखा इंग्लिश में है वो ग्रीक लैटिन। जैसे हम अपने व्हाट्सएप पे करते हैं, हिंदी लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश हम टर्मिनोलॉजीज यूज, इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं। सेम ऐसा ही यहां पर है। सो कैरियन का मतलब क्या, या कैरियो का मतलब क्या? कैरियो का मतलब होता है सेल का न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। मतलब सेल जब डिवाइड होगा तो सबसे पहले उसके अंदर किसका डिवीजन होगा? सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए। एंड देन उसके बाद किसका डिवीजन होगा? साइटोन का। साइटोन का मतलब क्या होता है? सेल, पूरा का पूरा सेल। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन। अब ये चीज आपको याद करने के लिए मैं एक फॉर्मूला दूंगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, जिसको आप यूज करके ये चीज भूल नहीं पाएंगे। आपको सीक्वेंस याद होगा। सो व्हाट इज द सीक्वेंस? सेल डिवीजन, CD, happens in two stages. One is the karyokinesis and another one is the cytokinesis. तो फॉर्मूला क्या बन गया? CDKC, cell division, karyokinesis, cytokinesis. Cell division happens in how many stages? Two stages. One is the nucleus ka division and then the whole cell ka division. So cell division is karyokinesis and cytokinesis. This is the formula. ये वो formula है CDKC, बहुत ही important। ऐसे कई सारे formulas, mnemonics एंड फ्लो चार्ट्स की मदद से हम बायोलॉजी को इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। टफ से टफ चैप्टर बायोलॉजी का हम इजीएस्ट बना के आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप चिंता ना करें, बने रहें, पढ़ते रहें और अपने टफ से टफ चैप्टर के बारे में हमें बताते रहें। हम उसे इजीएस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आप, चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या फिर वो नीट का एग्जाम हो, आप बहुत ही फ्लाइंग कलर के साथ पास हो जाएंगे। और आपके घर पे फ्लाइंग चप्पलें नहीं उड़ेंगी। यूजुअली उड़ती हैं, मेरे घरों पे भी उड़ी हैं। मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मेरे माता पिता जैवलिन थ्रोअर बन जाएंगे और फेंक के चप्पल मारेंगे। तो फ्लाइंग चप्पलें उड़ेंगी। लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो फ्लाइंग चप्पलें नहीं उड़ेंगी। तो इसी की तैयारी हम करने वाले हैं। CDKC, सेल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल। सेल साइकिल, सिंस इस वर्ड में एक हमने वर्ड ऐड किया है साइकिल, मतलब ये प्रोसेस साइक्लिक भी है। भी जो हमने पढ़ा वो क्या था कि सेल डिवीजन कैसे होता है, व्हाट इज द सीक्वेंशियल स्टेप। तो सेल जब डिवाइड करेगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर वो अपना पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म या सेल डिवाइड करेगा। लेकिन सेल साइकिल मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस है। अभी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस वो है जो कुछ इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे।
तो सेल का डिवीजन इज ऑल्सो साइक्लिक, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। सपोज दिस इज अ पेरेंट सेल, पीसी। पीसी इज पेरेंट सेल। इसे प्रियंका चोपड़ा मत समझना, नहीं तो आपका मूवी हिट कौन सा वाला, पीछे से टॉप मारने का। तो पीसी इज व्हाट, पेरेंट सेल। जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, दो डॉटर सेल। इसी लेक्चर में हमने अभी अभी पढ़ा डीसी, डीसी मतलब डॉटर सेल। तो पेरेंट सेल जब डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन ये डॉटर सेल जो बना है वो तुरंत तो सेल डिवीजन नहीं कर सकते, ये याद रख। जैसे हम पैदा होते हैं, हमारा बर्थ होता है, तो हम बर्थ लेते ही तो रिप्रोडक्शन नहीं कर देते ना। हमारा बॉडी केपेबल नहीं है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को डेवलप होना बाकी है। ठीक वैसे ही जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाएगा तो ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होते, इन्हें मैच्योर होना पड़ेगा। तो दे विल टेक सम टाइम, दे विल टेक व्हाट, टाइम। ये समय लेंगे। टाइम टू व्हाट, टाइम टू मैच्योर। तो ये कुछ समय लेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे, और ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद यही डॉटर सेल फिर से क्या बन जाएगा, पेरेंट सेल। और जब ये पेरेंट सेल बन ही चुका है तो ये क्या करेगा, ये फिर से क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, दो नया डॉटर सेल बनाएगा। मतलब ये फिर से उसी इवेंट को फॉलो करने की कोशिश करेगा, ये फर्दर डॉटर सेल बनाएगा। तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ, साइक्लिक ही हुआ ना, क्योंकि एक पेरेंट सेल डॉटर सेल बनाता है, वो कुछ समय लेता है, अपने आप को मैच्योर करता है, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेरेंट सेल में। अब वो भी सेल डिवीजन करेगा, हर एक सेल दो डॉटर सेल बनाएगा। दैट मीन्स द साइकिल ऑफ सेल डिवीजन कंटिन्यूस, एंड हेंस दिस होल प्रोसेस वुड बी टर्म्ड एज व्हाट, सेल साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस है, तो दिस इज सेल साइकिल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो सेल साइकिल है ये भी थोड़ा सा सीक्वेंशियल है। क्या होने वाला है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेल साइकिल के भी कुछ स्टेप्स हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले होता है इंटरफेस। सेल साइकिल इंटरफेस, एंड देन क्या होगा, दी एम फेज। अब एम फेज मतलब माइटोटिक फेज या फिर मियोटिक फेज, आप कुछ भी कह सकते। तो सेल साइकिल जो होने वाला है वो इंटरफेज एंड एम फेज, मतलब इसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी आई एम, CCIM का मतलब cell cycle is also sequential. First interphase is going to happen and then M phase is going to happen. CCIM मतलब आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं, CDKC cell division, karyokinesis and cytokinesis, and CCIM cell cycle, interphase and M phase। ये याद रखना है। अब ये इंटरफेस क्या है, ये एम फेस क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। इंटरफेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इंटरफेस। तो इंटरफेस जो कि बहुत ही अच्छा फेज है, इंटरफेस, व्हाट हैपेंस इन इंटरफेस। तो इंटरफेस में सेल अपने आप को तैयार करना चाहता है इस प्रोसेस के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो इंटरफेस इज अ प्रिपरेटरी फेज। कौन सा फेज, प्रिपरेटरी फेज, बहुत ही स्पेशल। जब बहुत पहले साइंस डेवलप हो रहा था,
माइक्रोस्कोप्स डेवलप नहीं हुए थे, मतलब अच्छे वाले माइक्रोस्कोप, हाई मैग्निफिकेशन पावर वाले माइक्रोस्कोप जब डेवलप नहीं हुए थे, तो उस वक्त क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जो देख पा रहे थे उनमें से उन्होंने कंक्लूजन निकाला और उन्होंने कहा कि इंटरफेस में कुछ नहीं होता, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर है ही नहीं, तो ज्यादा इन डेप्थ हम माइक्रोस्कोप के मदद से सेल में नहीं देख पा रहे थे। हमें जो भी दिख जा रहा था उसके बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूड किया कि सेल डिवीजन का या जो सेल साइकिल का इंटरफेस है उसमें कुछ नहीं होता। उस जमाने में उन्होंने इस फेज को रेस्टिंग फेज का नाम दिया, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, खाली न्यूक्लियस बड़ा होता दिख रहा था। तो दे कंक्लूडेड दैट दिस इज अ रेस्टिंग फेज। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स का डेवलपमेंट हुआ, मैग्निफिकेशन पावर और हुए, और जब इन डेप्थ देखना स्टार्ट हुआ तो पता चला भैया ये रेस्टिंग फेज नहीं है, सेल आलसी नहीं होते आपके और मेरे जैसे, वो काफी काम करते हैं, इसीलिए हम आराम करते हैं, ये याद रखिएगा। तो सेल साइकिल में जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग फेज नहीं है, वो प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज मतलब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, कौन से इवेंट के लिए, सेल डिवीजन वाले इवेंट। तो ये इंटरफेस is called as preparatory phase because cell itself is preparing for the event called as cell division। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। पहले कहते थे रेस्टिंग फेज, लेकिन अब नहीं कह सकते आप रेस्टिंग फेज। सेल आलसी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है तभी भी वो बहुत कुछ कर रहा होता है, याद रखिएगा ये। तो इंटरफेज इज विच फेज, इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। एंड किसी भी सेल के डिवीजन के पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा समय अगर कोई ले रहा है, सबसे ज्यादा समय, तो वो ये है प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज। इट विल टेक व्हाट, इट विल टेक मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा समय अगर सेल किसी स्टेज में बिता रहा है तो वो है प्रिपरेटरी फेज। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस जिस भी कंट्री की आर्मी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है उसने फाइटिंग के, वॉर के इवेंट में जीत हासिल की है। इसीलिए आपसे एक गुजारिश है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि वो जो 3 घंटे का इवेंट होने वाला है आपके लाइफ में, जैसे आप बोर्ड एग्जाम का नाम दे सकते हैं, जिसे आप नीट का एग्जाम का नाम दे सकते हैं, वो 3 घंटा फाइनल इवेंट है। और उस 3 घंटे के लिए आप 1 साल 2 साल बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आप इससे इंस्पिरेशन लीजिए। सेल अपना सबसे ज्यादा समय प्रिपरेशन में बिताता है, दैट इज इंटरफेस में, और सेल डिवीजन तो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में हो जाता है। तो बी वेरी कॉशियस, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए फाइनल इवेंट के लिए, और ये इससे इंस्पिरेशन लीजिए। तो इंटरफेस विल टेक मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किस इवेंट के लिए, फॉर फाइनल इवेंट, दैट इज सेल डिवीजन का फाइनल फेजेस, हमेशा याद रखिए। तो इंटरफेस मैक्सिमम टाइम लेगा। अब इंटरफेस के बाद कौन सा फेज आएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इंटरफेज में कितने इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। तो इंटरफेज में 3 सब फेजेस हैं, इंटरफेस, इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या क्या होगा, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये याद रखना। तो इंटरफेज में सेल क्या कर रहा है, प्रिपरेशन। इंटरफेज में कितने सब स्टेजेस हैं, 3, G1, S एंड G2। लेकिन ये तीनों में क्या होने वाला है, मैं आपको और एक छोटा सा
नया चीज बताता हूं, इन दोनों फेज के बीच में एक और फेज हो सकता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज, दैट इज क्विसेंट फेज। अभी क्विसेंट फेज क्या है ये भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एस फेज। तो एस फेज में खास करके क्या होगा, एस फेज में खास करके डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है पूरे के पूरे इंटरफेस का, क्योंकि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर किसी भी सेल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। डीएनए एक वंडर मॉलिक्यूल है, हमारे बॉडी में होने वाले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का पूरा इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में है। तो इंटरफेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब स्टेज कौन सा है, वो है एस फेज। एस फेज का पूरा मतलब क्या है, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। तो इसमें क्या सिंथेसाइज होगा, इसमें सिंथेसिस ऑफ व्हाट हैपेंस, डीएनए। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर सेल में डीएनए नहीं था। हाँ, पेरेंट सेल में तो डीएनए होता ही है, लेकिन उस पेरेंट सेल को मिनिमम कितना सेल बनाना है, तो उस पेरेंट सेल को अपने बॉडी में, अब बॉडी नहीं कहेंगे सेल, उस पेरेंट सेल को अपने सेल में जितना भी ऑर्गेनल्स हैं सबको इंटू टू कर देना होगा, अभी तो वो बांट सकेगा। जैसे कि सपोज मेरे पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं 500 करोड़ बांटूंगा ना। या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा है मेरे पास, लेकिन सिर्फ एक रोल्स रॉयस है, मेरे 2 बच्चे हैं, अब मैं रोल्स रॉयस को आधा काट के तो बांट नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मैं नया रोल्स रॉयस खरीदूंगा, मेरे पास 2 रोल्स रॉयस हो जाएंगे और मैं दोनों को बांट दूंगा। तो बेसिकली मैं अंबानी हूं, याद रखिएगा। तो ऐसा ही यहां होगा, डीएनए तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन देयर इज ओनली वन सेट ऑफ डीएनए, हाउ मेनी डॉटर सेल्स नीड टू बी फॉर्म्ड, 2। तो कितना सेट ऑफ डीएनए होना चाहिए, 2। इसीलिए इंटरफेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कि वह डीएनए जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी का और एक कॉपी बना दिया जाता है। इसीलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं, एस फेज। व्हाट हैपेंस इन दैट, synthesis of new set of DNA, and since new set डेवलप हुआ तो एक पहले से ही था, एक नया बना, तो क्या डुप्लीकेशन हुआ, ऑब्वियसली यस, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। वन सेट का दूसरा और एक सेट आ जाना, तो दैट इज एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आएगा, पेपर में भी आ सकता है, कि ये जो एस फेज में है, न्यू सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है, तो डीएनए बनने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। जैसे इस वक्त अगर आपको कोई बोल दे कि जाओ चाय बना के लाओ क्योंकि मुझे पीएम बनना है, तो चाय बनाने के लिए आप किचन में जाएंगे और किचन में सारा रॉ मटेरियल्स ढूंढेंगे, मतलब रॉ मटेरियल होना जरूरी है। बिना रॉ मटेरियल के आप चाय नहीं, सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन चाय नहीं बना पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। ठीक वैसे ही न्यू सेट ऑफ डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल कौन से फेज में जमा होगा, तो वो जस्ट इसके पहले वाले फेज में, जिसका नाम क्या है, जीवन फेज। तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में डीएनए बनाने के लिए या फिर दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा किया जाएगा। जैसे जीवन फेज में आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, किसका सिंथेसिस हो जाएगा, आरएनए का सिंथेसिस। व्हाट इज आरएनए सिंथेसिस, आरएनए फॉर्मेशन। और क्या होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन एंड बहुत सारे केमिकल्स का भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, जीवन फेज में क्या होता है,
जैसे कि हमारे घर पे बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं, वैसे हमारे सेल में भी बहुत सारे रॉ मटेरियल प्रेजेंट है। तो जीवन फेज में क्या होगा, अगर कोई रॉ मटेरियल पहले से ही प्रेजेंट है तो उसे पहले जमा कर ली। लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं, जैसे आप चाय बनाने गए, चाय पत्ती थी, पानी था, लेकिन दूध नहीं था, तो आप क्या करेंगे, आप ऑर्डर करेंगे या जाके लेकर आ जाएंगे दूध। तो ठीक वैसे ही यहां भी होता है, अगर हमारे सेल में को रॉ मटेरियल प्रेजेंट है तो उसे जमा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो हमारा सेल उसे सिंथेसाइज मतलब फॉर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डीएनए का डुप्लीकेशन एंड बाकी सारे ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन बहुत जरूरी, क्योंकि दो डॉटर सेल को सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी। तो जीवन फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, मेनी केमिकल सिंथेसिस, मेनी एंजाइम का भी क्या होगा, सिंथेसिस या फिर एक्यूमुलेशन, फिर जाके डीएनए का डुप्लीकेशन। एंड नॉट ओनली डीएनए, some of the organelles of the cell will also get duplicated. Duplication is very important. फिर क्या होगा, G2 फेज आएगा, और इस G2 फेज में क्या होने वाला है, इस G2 फेज में हर वो ऑर्गेनल जो बना नहीं है अब तक, बना नहीं है मतलब डुप्लीकेट नहीं हुआ है अब तक, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डुप्लीकेट। तो ऑल रिमेनिंग organelles all remaining organelles also what, duplicates। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाकी बचे कुछ ऑर्गेनल भी क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट बाय द टाइम वो कहां पहुंचेगा, G2 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फिर से हम लिखेंगे कौन सा फेज, इंटरफेस। इंटरफेस को कौन सा फेज कहते हैं, इंटरफेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी। कितने सब स्टेजेस हैं, तो इसमें है G1, S एंड G2। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या था, G0। कॉन्सेंट्रेट कीजिए। G1 फेज में आरएनए सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, केमिकल सिंथेसिस हो गया, एंजाइम सिंथेसिस हो गया, मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स या तो जमा कर लिए गए या तो क्या कर लिए गए, सिंथेसाइज्ड, फॉर्म्ड। अब हर सेल जीवन फेज खत्म होने के बाद एक ऑटोमेटिकली एक छोटे से फेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम कहते हैं G0 फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विसेंट फेज, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, क्विसेंट फेज। अबे G0 या G0 या क्विसेंट फेज में क्या होता है, सेल ऑलमोस्ट सारे केमिकल्स, सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, आरएनए, ये सब क्या कर चुका है, सिंथेसाइज्ड या एक्यूमुलेट। अब सेल को ऑप्शन दिया जाता है, मतलब सेल जीवन खत्म करने के बाद G0 में एंटर करेगा, और G0 में वो सेल सोचेगा। क्या सोचेगा, तो सेल के पास सोचने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि सेल ये कर सकता है कि वो सेल डिवीजन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर ले। तो क्या करेगा वो सेल, पहला ऑप्शन, सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या करे, कंटिन्यू। तो व्हेन द सेल इज इन G0 फेज, सेल के पास कुछ ऑप्शंस हैं, या तो वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर ले, या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो सेल क्या बन जाए, सेल
एक परमानेंट सेल बन जाए। ये दूसरा ऑप्शन है। मतलब जीवन फेज खत्म हो चुका है, सारे रॉ मटेरियल्स बन चुके हैं, अब उसके पास G0 फेज में जाने वाला एक इवेंट होगा और उस G0 फेज में उसके पास कुछ। सबसे पहला ऑप्शन, कंटिन्यू द सेल साइकिल सेल डिवीजन प्रोसेस, फॉर्म 2 daughter cells. This is the one event or this is the one option that the cell is going to get. दूसरा क्या होने वाला है, सेल के पास ऑप्शन है कि आप सेल डिवीजन कंटिन्यू ना करें, आप परमानेंट सेल बन जाएं। परमानेंट सेल बनने के बाद परमानेंट सेल का फंक्शन करें और फिर अपना प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस करते हुए रिटायर हो जाए। ये दूसरा ऑप्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बहुत ही डेंजर चीज होती है, इसी क्विसेंट फेज में सेल के पास ना चाहते हुए भी एक ऑप्शन उसे लेना पड़ता है, दैट इज सेल loses what? Control. Cell loses control. Cell loses control. सेल अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और फिर वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लगता है। और इसी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वाले स्टेज को आपने एक बहुत ही भयंकर बीमारी के नाम से पढ़ा है। कैन यू गेस वो कौन सी बीमारी? यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, वो है कैंसर। ये तीसरा ऑप्शन उसे चाहिए नहीं, बट जैसे हम कहते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं, हम तो नहीं चाहेंगे हमारे गाड़ी का ब्रेक फेल हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, वही इसके साथ भी हो। तो जब कोई भी सेल जीवन फेज के बाद G0 फेज में एंटर करेगा तो वो 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं। एक होता है कि कंटिन्यू विद सेल डिवीजन, फॉर्म 2 daughter cell, दैट्स इट, और बिकम अ परमानेंट सेल, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ परमानेंट सेल, अंडरगो एपोप्टोसिस एंड किल वन सेल्फ। बट द थर्ड ऑप्शन उसे नहीं चाहिए, कभी कभी मिलता है, लूज कंट्रोल कर लेता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करता है, दैट लीड्स टू अ वेरी डेंजरस कंडीशन कॉल्ड एज व्हाट? कैंसर। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये भी हमें याद रखना। और एक चीज जो हमें याद रखना है इसी इंटरफेस को लेके, वो क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी इंटरफेस को लेके और भी कुछ हम याद करेंगे, वो है इंटरफेस में कुछ चेक पॉइंट्स। इंटरफेस का चेक पॉइंट्स याद रखिए, हमारा सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिटरमाइंड डेडिकेटेड प्रोसेस है। तो हमारे पास G1 फेज, S फेज एंड जो G2 फेज है इंटरफेज में, उसमें कुछ चेक पॉइंट्स हैं। मतलब G1 फेज जब खत्म होगा तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द G1 फेज और व्हाट इज द मेन एम ऑफ द G1 फेज? तो G1 फेज का मेन एम है इस सेल डिवीजन में इस्तेमाल होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा हो जाए। तो जब G1 फेज होगा खत्म, तो G1 फेज खत्म होने के बाद सेल उसको रीचेक करेगा। क्या रीचेक करेगा? कि G1 फेज में जो केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स बनने वाले, क्या वो बने हैं या नहीं। तो हम उसे कहते हैं G1S फेज चेक पॉइंट। हम उसे कहते हैं G1S चेक पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो G1S चेक पॉइंट याद रखना है। मतलब G1 फेज खत्म होना है, फिर G1 के बाद S फेज शुरू होना है। तो S फेज तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक G1S चेक पॉइंट क्लियर नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल G1 फेज खत्म हुआ, सेल ने रीचेक किया
और उसको पता चला कि एक प्रोटीन नहीं बना है, तो सेल क्या करेगा? जीवन फेज को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। कब तक? जब तक वो प्रोटीन जो नहीं बना है वो बन ना जाए, तब तक। तो दैट इज जीवन एस चेक पॉइंट। ऐसा ही एक चेक पॉइंट यहां भी आता है, SG2 चेक पॉइंट। मतलब एस फेज खत्म होने के बाद जो भी चीजें बननी चाहिए थी, डीएनए डुप्लीकेट होना चाहिए था, क्या वो अच्छे से हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ है, सेल का फिर से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। बाई चांस वो भी कंप्लीट हो गया है, अब इंटरफेस के बाद कौन सा फेज आता है? एम फेज। तो यहां आएगा G2M, कौन सा पॉइंट? चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट। तो हमारे सेल डिवीजन में जो भी स्टेप्स हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें चेक पॉइंट्स आना बहुत जरूरी है, और वो चेक पॉइंट्स डिटरमाइंड हैं। अगर वो ना हो तो सेल डिवीजन आगे कोई भी स्टेप नहीं करेगा। और ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन यूजुअली ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म नहीं होते, हो जाते हैं। वो या तो जेनेटिक इशू होगा या क्रोमोसोमल इशू होगा, लेकिन यूजुअली सेल डिवीजन में ये इतने सारे चेक पॉइंट्स तो होने चाहिए, और ये चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा था ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कि सबसे ज्यादा समय अगर सेल ले रहा है तो कौन से इवेंट में ले रहा है? उस इवेंट का नाम है इंटरफेस। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें करनी है तो समय तो लगेगा। दैट इज वाई इन एनी काइंड ऑफ सेल डिविजन the maximum time that would be taken by which step? It is interface। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस, इंटरफेस, याद रखिएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां तक हमारा था इंटरफेस के बारे में बहुत सारा डिटेल्स। अब इंटरफेस के बाद क्या होगा? इंटरफेस के बाद होगा एम फेस, जो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक रिकैप दे दूं। हमने ये पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या है, कितने टाइप के सेल डिवीजन हैं, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में या तो हमारे सेल्स की इंजरी हो रही है या तो हमारे सेल्स अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या जरूरी है? सेल डिवीजन, न्यू सेल फॉर्मेशन। तो हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सेल साइकिल दो फेजेस में होते हैं, CCIM, दैट इज इंटरफेज, एंड एम फेज। और सबसे ज्यादा समय किस में लगता है? इंटरफेज। फिर हमने देखा कि सेल डिवीजन CDKC, सेल एक्चुअली जब डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एंड सेल डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल बनाए, तो CDKC। हमने ये फॉर्मूला भी देखा। फिर हमने देखा इंटरफेज में G1S एंड G2 फेज, ये तीन बहुत ही स्पेशल फेज हुए, और ये जो फेजेस हुए अपने अपने इवेंट्स के साथ हुए। जीवन के बाद चेक पॉइंट आया, फिर G0 फेज आया, उसमें तीन ऑप्शन मिले, तीसरा ऑप्शन नहीं चाहिए था बट कभी कभी मिल जाता है। फिर S फेज होता है, SG2 चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट। ये सारे चेक पॉइंट अगर कंप्लीट हो चुके हैं, सभी चीजें बन चुकी हैं, तो हमारा सेल फिल एंटर करेगा किसके अंदर? एम फेज। और इसी एम फेज के बारे में हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, and keep revising. God bless you all.